हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के लाइव सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिस्ट्री के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए और लाइव सेशन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है बाबू, लघु उत्तरीय पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग कल जो है इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। पहला चैप्टर ईंट मनके एवं मस्तियां यानी हड़प्पा सभ्यता का। आज हम लोग इसका लघु उत्तरीय पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि यानी C14 विधि क्या है, इसका खोज कब और किसने किया था। देखिए आप लोग को बताए थे कार्बन 14 विधि क्या होता है। देखिए इसको हम लोग को समझना है। कार्बन 14 विधि को C14 भी कहा जाता है। कार्बन 14 विधि जो है कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसके माध्यम से सभ्यता में मिली वस्तुओं का आयु सीमा ज्ञात किया जाता है। यानी जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें बहुत सारा सामान मिला था। बताए थे आभूषण, सिक्का, ये सब मिला था। तो वो कितना वर्ष पुराना है उसको ज्ञात करने के लिए जो है, उसकी उम्र ज्ञात करने के लिए कितना साल पुराना है, एक विधि की खोज की गई जिसको कार्बन 14 विधि कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी वस्तु मिले उसको उम्र ज्ञात करने के लिए, उसकी आयु ज्ञात करने के लिए कि वह कितना वर्ष पुराना है, ज्ञात करने के लिए जो इस विधि की खोज की गई उसको क्या कहते हैं, कार्बन 14। यानी कार्बन को C से सूचित किया जाता है, इसीलिए C14 भी इसका नाम है। कार्बन 14 विधि का खोज 1949 ईस्वी में अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक G.S. लिविदेव ने किया था। याद रखना है, ये जो विधि था कार्बन 14 विधि, इसका खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक थे G.S. लिविदेव, इन्होंने किया था। फिर से एक बार बता देते हैं, कार्बन 14 एक विधि होता है कि नहीं, और यह कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसके माध्यम से जो सभ्यता के खुदाई में मिला जो भी वस्तु उसका उम्र ज्ञात किया जाता है। उसी विधि का नाम है कार्बन 14 विधि। इसका खोज 1949 में अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक था G.S. लिविदेव ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, दूसरा सवाल, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पुरातत्व एक विज्ञान होता है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों के बारे में प्रासंगिक रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बताए थे कि खुदाई हुआ जब हड़प्पा सभ्यता के, तो उसमें बहुत सारा पृथ्वी के नीचे से घर मिला, इमारत मिला, सिक्का मिला कि नहीं। तो जिस विज्ञान में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी जो पृथ्वी के नीचे मिला था, मन के मिला था, अस्थिया मिला था, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी विज्ञान को कहते हैं पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान में धातु के बर्तन मिला था, जैसे तांबा के बर्तन, ये सब के बर्तन मिले थे, उपकरण मिले थे, औजार मिला था, सिक्का मिला था, जिसके आधार पर उस समय के लोगों के बारे में जानकारी हुआ कि वो समय के, जैसे आप लोग को बताए थे चुहुंद्रो शहर था, उसमें लिपस्टिक मिला था, तो उससे पता चला कि वहां के लोग लिपस्टिक लगाते थे कि नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में सामाजिक और आर्थिक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं पुरातत्व। पुरातत्व को फिर से बता देते हैं। देखिए पुरातत्व वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर जो छुपा हुआ सभ्यता की सामान था उसके निकाल कर उसके बारे में लोगों को बताया गया कि नहीं। तो उसी विज्ञान को कहते हैं पुरातत्व। पुरातत्व जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या मिला था, बर्तन, उपकरण, औजार, सिक्का, ये सब मिला हुआ था, और उससे उस समय के लोगों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, CR37 से आप क्या समझते हैं। सी का मतलब होता है समाधि। समाधि समझते हैं ना, समाधि। आर का मतलब यहाँ समझना है स्थल। देखिए आजकल कोई आदमी मर जाता है तो समाधि स्थल बनाया जाता है ना,
तो ओकरे नाम है CR 37, यानी समाधि स्थल 37 से आप क्या समझते हैं? देखिए, हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में सिंधु घाटी काल में एक कब्रिस्तान मिला था जिसको CR 37 कहते हैं। यानी वहां के एगो कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान समझते हैं, जहां लोगों को दफनाया जाए चाहे जलाया जाता है, उस स्थान को कब्रिस्तान कहते हैं। जहां पे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो हड़प्पा नगर के दक्षिण दिशा में क्या हुआ, एक कब्रिस्तान मिला। उसी कब्रिस्तान का नाम था CR 37, और उसमें बहुत ज्यादा हड्डी उड्डी मिला तो लोग समझ लिया कि वो जमाना का क्या है, कब्रिस्तान है। ठीक है, इस कब्रिस्तान का खोज जो है बाबू 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप और 1946 ईस्वी में व्हीलर ने किया था। ये जो CR 37 यानी समाधि स्थल 37 था, इसका खोज जो है 1926 में माधव स्वरूप और व्हीलर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? तो याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान से ही हुआ था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह से हुआ था। 1921 में दयाराम सहनी किया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यह सिंधु नदी के किनारे था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा कि नहीं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का आविष्कार जो है, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार समझिएगा, ये कहाँ तक फैला है, तो पंजाब में, हरियाणा में, पाकिस्तान में, गुजरात में कि नहीं, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला है। जैसे पंजाब में फैला है, आप लोग को बताए थे रोपर शहर था। हरियाणा में फैला है कौन शहर, कोटजी था, और कई शहर था, बनावली था कि नहीं, बनावली तो गुजरात में था। हरियाणा के हिसार जिले में नहीं फैला था। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो था, बहुत शहर था, पाकिस्तान में पड़ता है कि नहीं। और राजस्थान में कालीबंगा पड़ता था, और गुजरात में लोथल पड़ता था, और उत्तर प्रदेश में पड़ता था आलमगीरपुर। तो ये सब शहर जो है हड़प्पा सभ्यता का ये सब क्षेत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। यानी हड़प्पा सभ्यता में शहर कैसे बना हुआ था उसके बारे में बताइए। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर जो थे एक आकर्षण और उत्कृष्ट था। माने हर शहर बहुत अच्छा दृष्टिकोण से बना था, आकर्षण था और उत्कृष्ट था, जिसके प्रवेश द्वार बने थे। जैसे मान लीजिए यहाँ शहर है तो यहाँ गेट बना था। प्रवेश द्वार का मतलब होता है गेट। आज भी जाइएगा ना तो शहर में गेट बना रहता है, जैसे शहर में एंट्री कीजिएगा गेट बना, तो उस समय भी प्रवेश द्वार बना था। शहर में जल निकासी व्यवस्था की सुविधा थी। मैंने शहर में जल निकासी व्यवस्था था। जैसे इस सड़क हो गया तो सड़क के किनारे जो है नाला बना हुआ था, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर गली है तो गलियों में नाला बना हुआ था, और यह जो है आता था नाला, इसमें जुड़ के आता था, मेन सड़क से होकर नदी में चला जाता था। आज देखिए नाला व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आज शहर में बाढ़ आ जाता है, पानी निकलने की जगह ही नहीं है, तो वर्षा की पानी क्या हो जाती है, हाँ, सड़क पर ही जमा हो जाता है, बाढ़ की हालात हो जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नाला व्यवस्था बहुत अच्छा था। यानी छोटे छोटे गली से मेन सड़क में नाला बना हुआ था, मेन सड़क का नाला सीधे नदी में चला जाता था। पानी की समस्याएं उतना नहीं थी कि नहीं। आज आप लोग देखे होंगे, एगो रिपोर्टर है मनीष कश्यप, वो बताता है कि बिहार के इंजीनियर को समझ में नहीं आता है कि नाला सड़क के ऊंचा बना दिया है, तो नाला का पानी सड़क पर जाएगा कि सड़क के पानी नाला में जाएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह जो है यहाँ अभी भ्रष्टाचार है, जिसके कारण जो है नाला में पानी ही नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, शहर के दोनों ओर जो है ईंट के चबूतरे बना हुआ था। बताए थे शहर के दोनों ओर चबूतरा बना था, जिस पर बाजार लगता था। देखिए आज के जमाना में बाजार भूया में लगता है, नीचे लगता है ना।
और उस जमाने में हड़प्पा सभ्यता में बताए थे चबूतरा बना हुआ था, ऊपर बाजार लगता था, कितना अच्छा था। शहर में विश्रामालय बना हुआ था तथा यात्रियों के ठहरने का उचित प्रबंध था। देखिए शहर में अगर कोई आदमी बिजनेस करने गया था, पहले पहले जैसे आज जैसा जो गाड़ी नहीं था, तो वे लोग जाते थे बैलगाड़ी से, इस सब से, तो वहां जाते थे तो रह जाते थे, और शहर में उनके रहने का विश्रामालय बना हुआ था, आराम से ठहरने। आज है विश्रामालय? नहीं है। अगर लोग रहेगा तो फुटपाथ पर, अगर शहर में रहेगा तो या तो रेलवे स्टेशन पर सोएगा और नहीं तो फुटपाथ पर सोया रहता है लोग। सोचिए पहले विश्रामालय बना हुआ था, कितना अच्छा व्यवस्था था कि जाएंगे तो वहां पे लोग रहता था। ठीक है, विश्रामालय बना हुआ था तथा यात्रियों के ठहरने का पूरा प्रबंध था, पूरा बढ़िया व्यवस्था था शहर में। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे सभी शहरों में कि नहीं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन कर। तो ये भी इसी तरह सेम है, तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना और भवन का निर्माण बहुत ही अच्छा ढंग से हुआ था। घर बहुत अच्छा ढंग से हुआ था, जिसका मुख्य आधार सड़क था। जैसे सड़क होता था और घर जैसे आज के जमाने में है इस तरह घर होता था। एक मंजिला नहीं बहुमंजिला भी मकान होता था वो जमाने में भी कि नहीं। ठीक है, 10 मीटर क्या था, जो 4 मीटर से 10 मीटर चौड़ा था, सड़क से जुड़ा हुआ था। सड़क 4 मीटर से 10 मीटर। मालूम है पहले का घर देखिएगा ना तो लगेगा जैसे पहले तो पंखा नहीं था, लाइट नहीं था। आज ऐसा घर में हम लोग रह रहे हैं तो क्या गर्मी बढ़ता है और ठंडा लगता है ना। और उस जमाने में देखिए दीवार इतना मोटा मोटा होता था, 20 इंची का 25 इंची का दीवार होता था। वो गर्मी में ऑटोमेटिक ठंडा रहता था, समझ में आ रहा है ना। और ठंडा के दिन में एकदम गर्मी देता था, समझ में आ रहा है। इस तरह का लोग सोचता। आज पंखा में रह के भी गर्मी के लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। वो समय पंखा भी नहीं था तभी लोग जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से करते थे। ठीक है, आगे है, प्रत्येक नगर आयताकार खंडों में बटा हुआ था। सड़क के दोनों ओर बाजार बाजार जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। सड़क के दोनों ओर बाजार और जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। सड़क के किनारे चबूतरा बना था और जो है मकान से निकलने वाली गंदा जल नाले की व्यवस्था बनाई गई थी। छोटी छोटी नालियां से होके बड़ी नालियां से मिलती थी और यह नाला जो है सड़क से बाहर चला जाता, सड़क के रास्ते पूरा चला जाता था। समझ में आ रहा है ना, नदी में चला जाता था। इतना अच्छा व्यवस्थाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की लिपि से आप क्या समझते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के कुछ कुछ बात है कैसन लिपि में हुआ करता था, तो समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी में थे उसमें एक भाव का चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया गया था। एक चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया गया था, मगर इस लिपि को पढ़ने में आज तक सफलता नहीं। वो जमाना के लोग कैसे लिखता था आज तक कोनो नहीं पढ़ पाया है कि कैसा लिखा था, क्या बात लिखा था। मैंने ऐसी लिपि थी, कई ऐसी मुद्राएं मिली है जिन पर यह लिपि जो है अंकित है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है कि क्या बात लिखा गया है। मैंने उस समय के पढ़ाई लिखाई सब अलग था, बहुत अलग दृश्य नहीं, जो आज तक लोग नहीं पढ़ पाया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मुहरों से आप क्या समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पत्थर की मुहरें बनाई गई थी उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए जला दिया जाता था। जो मोहर था उसका उपयोग व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता, यानी कोई भी व्यापारी के लिए मोहर बनाया गया था। मोहर इतना रेट का है और वो जो मोहर होता था वह सेल खरी से बना होता था। नहीं, क्या चीज से बना होता था, सेल खरी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग लघु उत्तरीय पढ़ लिए, अब दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारणों का उल्लेख करें। यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हो गई, क्या उसके पतन के कारण है। तो याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण निम्नलिखित है। कुछ विद्वानों का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ के कारण हुआ।
यानी कुछ विद्वान कहा कि एक बैग बहुत ज्यादा पानी आ गया, सारा लोग घर द्वार छोड़ के, कुछ लोग पानी में तैर उड़ के मर गया। जिसे आप मूवी देखिएगा, बताया था ना मोहनजोदड़ो, उसमें बताया है एक बैग बहुत पानी आ गया, बाढ़ आ गया कि नहीं, और जो है जिसके कारण लोग जो है मारे गए। दूसरा कारण है हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप भी माना जाता है। हो सकता है कि भयंकर भूकंप आए, कुछ लोग नीचे दब गया होगा, सब मिट्टी मिट्टी जो है उलट पलट गई होगी, जिसके कारण क्या हो गया होगा, सारा लोग दब गया, मर गया कि नहीं। आगे है हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण भौतिक कारणों से हुआ था। देखिए भौतिक कारण कहने का अर्थ हुआ कि उस समय के जितना शहर था ना, सारा शहर नदी के किनारे है। आज जितना शहर है ना, सब नदी के किनारे है, कोनो न कोनो नदी के किनारे है। अब देखिए नदी के किनारे होगा तो क्या होगा, जैसे उसका कूड़ा कचरा शहर का जाएगा, चाहे बहुत पानी आ जाएगा तो उसका जल स्तर बढ़ेगा, तो बाढ़ कहीं आएगा ना, चाहे बहुत ज्यादा पानी आ गया तो पहले शहरे का डुबाएगा, अब बाद में गांव में आएगा। समझ में आ रहा है ना। यही कारण था कि भौतिक कारण, जितना सब नहर के किनारे बसा हुआ था, सब नदी के किनारे, सब क्या हो गया वो, सबसे पहले जो है विनाश हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय सबसे पहले शहर का ही विनाश हुआ, बाद में गांव तक पहुंचा। आगे है हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय जलवायु परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण नदी अपना रास्ता बदल दिया, पूरा पानी भरा गया शहर में और सारे लोग तरफ तरफ के मर गए। अब मर गए, अब बस मिट्टी ऊपर से ढक गया, तब अंग्रेज आया, तब खुदाई किया, तब पता चला कि ऐसा ऐसा लोग रहता था प्राचीन जमाने में कि नहीं। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में, याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी कैसे। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी कैसे, अथवा हड़प्पा कालीन समाज की विशेषता बताए। मैंने हड़प्पा के जो लोग थे वह शहर से काफी जुड़े हुए थे, इसका क्या कारण था, तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इसके अंतर्गत नगर के अनेक अवशेष मिले, माने ओकरा अंतर्गत नगर के अनेक अवशेष मिले हैं। जैसे इस सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था इत्यादि प्रमुख था। हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे शहर थे और इससे पता चलता था कि हड़प्पा सभ्यता कैसा है कि नहीं, और हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता कैसे थी, चलिए बताते हैं। इसका प्रमुख कारण था, जैसे देखिए शहर में पूरा डेवलप घर होता है, बहुमंजिला घर होता है ना, तो इस तरह देखिए हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर एक नियोजित ढंग से थे और बहुमंजिला मकान था, तो शहर के इलेक्शन को बताता है ना कि यह शहरी था। दूसरा था कि हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर में बताया है प्रवेश द्वार बना हुआ था कि नहीं, गेट बना हुआ था। अच्छा, मोहनजोदड़ो शहर में स्नानागार और अन्नानागार बना। स्नानागार क्या होता है बाबू, तो उस समय स्नान करने का स्थान, जैसे मोहनजोदड़ो था ना, जैसे उसमें क्या था, तालाब था, तालाब के किनारे ये थी सीढ़ी बना हुआ था बहुत अच्छा से, और यहाँ पे क्या था, स्नानागार, यानी स्नान करके कपड़े बदलने के लिए घर बना हुआ था। इस तरह का व्यवस्था था हर तालाब में, कितना अच्छा व्यवस्था था। आज के कहूँ कहूँ तालाब में ऐसा नहीं है कि नहीं, इतना अच्छा सीढ़ी या घर हो कि नहीं, समझ में आया। अब बहुत आकर्षण तरीके से बना। अन्नानागार कहते हैं अनाज रखने के लिए गोदाम बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर के जो मकान थे वह ईंट के बने हुए थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में शहरों में सार्वजनिक भवन भी देखने को मिलता था, पता है ना, सार्वजनिक भवन, जैसे लोग जाके उसमें रहता था। तो इस सब गुण से क्या लगता है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, यानी शहर के रहने वाले जैसा उनका कल्चर था, संस्कृति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा, एक और पॉइंट है इसमें छठा, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकासी व्यवस्था था और चबूतरा बना हुआ था जिसपे बाजार लगता था, तो बहुत अच्छा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता एक बहुत अच्छा शहरी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है
हड़प्पा मोहनजोदड़ो के स्नानागार या अन्नानागार के बारे में, माने स्नानागार के बारे में बताइए। अन्नानागार क्या था, देखिए स्नानागार सबसे पहले है। स्नानागार माने होता है स्नान करने के लिए स्थान। देखिए मोहनजोदड़ो के एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल था। यहाँ विशाल दुर्ग बना हुआ था जो 54 दशमलव जो है 86 और 33 मीटर जो है याद रखना है स्थित एक विशाल स्नानागार था जो 39 फुट यानी लगभग 14.5 मीटर जो है लंबा, 23 फुट यानी 7 मीटर चौड़ा और 8 मीटर 8 फुट यानी 2.44 मीटर गहरा था। यह तालाब था हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो का। इनमें उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई हुई थी और स्नानागार की फर्श जो है बहुत अच्छा ईंट का बना हुआ था कि नहीं, ईंट से बनी हुई थी। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, यानी कोनो बड़ा पूजा महायज्ञ ये सब हुआ उसके लिए जो है इसका तालाब का लोग उपयोग करता था। स्नानागार के चारों और कमरे तथा बरामदा बना हुआ था। स्नानागार के चारों ओर कमरे और बरामदा बना हुआ था। स्नानागार से जल निकास के लिए भी व्यवस्था थी। स्नानागार से मान लीजिए स्नान के आदमी जल गंदा हो गया तो उस जल को बाहर निकाल दिया जाता था एवं स्वच्छ पानी के लिए कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था, यानी स्वच्छ पानी को कुएं से स्नानागार में लाया जाता है। आप लोग कभी अरे राज गए हैं? अरे राज तो वहां देखिएगा मंदिरवा के थोड़ा इधर पहले बहुत अच्छा तालाब बनाया गया है ना, ओकरा चारों आरी सीढ़ी बनाया है लेकिन वो के पानी साफ नहीं रहता है कि नहीं, तो लोग स्नान नहीं करता। सेम उसी तरह समझिए कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार बना हुआ था लेकिन उसमें पानी क्या होती थी, स्वच्छ होती थी और गंदा पानी निकल जाता था, सिर्फ साफ पानी जो है वहां रहता था कि नहीं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला अगला है स्नान, ये तो था स्नानागार। अब है अन्नानागार। अन्नानागार कहने का अर्थ हुआ अनाज रखने का गोदाम। जैसे मान लीजिए आज के भी जमाना में देखिएगा कहीं कहीं गोदाम बन के अनाज रखल है ना, सरकार खरीद के उसमें अनाज रखता है। क्यों रखता है? जैसे मान लीजिए कभी आपातकाल स्थिति आया, बाढ़ आया, पूरा फसलें बर्बाद हो गया तो लोग यहाँ के भूखे मरेगा ना, तो उसी गोदाम में से लेके बंटवाता है। चाहे कोटा उटा में मिलता है ना राशन, तो उसी गोदाम में से आता है। समझ में आ रहा है ना? तो गोदाम में सरकार चावल गेहूं सब खरीद के रखता है। ठीक है, समझ में बात। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के भी लोग गोदाम में अनाज रखता था कि नहीं, ताकि कभी आपातकाल आए, कभी फसलें नहीं हुआ, फसल बर्बाद हो गया तब क्या होगा कि नहीं। ठीक है, चलिए तो अन्नानागार मैंने समझ गए अनाज रखने का गोदाम। मोहनजोदड़ो में 45.72 फीट लंबा और 22.86 फीट चौड़ा एक अन्नानागार मिला। और जो है हड़प्पा के दुर्ग में यह जो है 12 धान कठोर खोजे गए थे। यह 2 कतारों में 6 की संख्या में बना हुआ था, जैसे ऐसे 6 के कतार में बना हुआ था, बीच में बरामदा होता था। समझ में आ रहा है ना? इस तरह के बना हुआ था। और यह जो है धान कोठा माने धान रखने के, गेहूं रखने के कि नहीं, ईंटों के चबूतरे पर रखे गए थे। प्रत्येक का आकार जो है लगभग 15.23 मीटर 6.9 मीटर था। अन्नानागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। जैसे ये घर बन गया, इसमें पूरा अनाज भर गया तो ऊपर खिड़की टाइप का इस तरह बनाया जाता था कि हवा जाते रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा, अनाज खराब हो जाएगा ना। रखा हुआ हवा पास नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा अनाज का। तो हवा जाने की व्यवस्था थी एवं जो है इनमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि का था, माने बहुत अच्छा व्यवस्था था अन्नानागार का भी कि नहीं। यह मोहनजोदड़ो शहर में मिला था। ठीक है, अन्नानागार और स्नानागार। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है
कि प्राचीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। यानी जो इतिहास आया है, प्राचीन इतिहास कहाँ से आया है, क्या क्या स्रोत है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत है। कुछ वेद से जानकारी मिला है, कुछ पुराण से, कुछ रामायण से, कुछ महाभारत से, कुछ अभिलेख से। जैसे उस समय का राजा उजा कहीं कहीं लिखवाया अभिलेख कि नहीं, कहीं कहीं पिलर पर जो खुदाई में मिला कि नहीं, स्मारक से। कई विदेशी यात्री आया, उसने अपना अपना किताब लिखा, तो उससे जानकारी। जैसे हुएन सांग आया था, वो अपना डायरी लिखा कि नहीं, तो उससे भारत की मेघास्तनी यूनान का राजदूत था, उसने इंडिका किताब लिखा, उससे जानकारी मिली। यानी बहुत सारे इत्यादि वर्णनों से मिलता है। सबसे पहले वेद से। वेद जो होता है वो यह आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्य कहते हैं ब्राह्मण को, और उसका प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। वेद से इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। वेद 4 गो होता होगा, आप लोग जानते होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है प्राचीन मंत्रों का संग्रह है, सामवेद में संगीत है, और अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है कि नहीं, औषधि सब के बारे में। और जो है क्या है, और ऋग्वेद तो यजुर्वेद में गद और पद का उल्लेख है। चलिए, दूसरा अध्ययन का स्रोत है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत से भी अगला हम लोग को चैप्टर ही पढ़ना होगा। अभी दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मौर्य काल और गुप्त काल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग को रामायण और महाभारत ही पढ़ना है। तो रामायण और महाभारत से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद पुराण है, पुराण की संख्या 18 होता है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, इस तरह। इसमें भारत की प्राचीन राजवंशों की जानकारी उससे कुछ मिलेगी। उसके बाद अभिलेख, जो उस समय के राजा था उसने धातु पर कोई स्मारक बनवाया, उसके बारे में लिखा। जैसे आप लोग केसरिया गए हैं तो उसको सम्राट अशोक ने बनवाया, कब बनवाया उसका एगो पोस्टर लिख के वहां पूरा लिखल है, देखिएगा लिखा हुआ है उसका पूरा इतिहास, कब बनाया, कौन बनवाया, किस कारण से प्रसिद्ध है, क्या है, उसकी पूरी इतिहास लिखा है। तो कहीं भी घूमने जाइएगा ना तो उसका पूरा, वैशाली में जाइएगा तो अशोक स्तंभ है, उसकी पूरी कहानी लिखी हुई है, सब जगह सारा का इतिहास लिखा रहता है। तो उसी को बोलते हैं अभिलेख, उसको बोलते हैं अभिलेख। तो प्राचीन भारत के शिलालेखों पर, धातुओं पर, गुफाओं पर उस समय के राजा के बारे में लिखा जाता था, उसकी जानकारी लिखी। ठीक है, आगे है स्मारक। स्मारक जो है, स्मारक अभी बनाया है, जिसे घर उर बनाया जाता था, चाहे उस समय का कुछ तीर्थ स्थल, उससे भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर मुद्रा से, प्राचीन राजाओं ने अपना अपना विभिन्न धातुओं से मुद्रा बनवाया था, जिससे उस समय के राजा के बारे में जानकारी मिली। तो मुद्रा, इस सब से जानकारी मिला। ठीक है, चलिए, फर्स्ट चैप्टर द इंड हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग अगले क्लास में सेकेंड चैप्टर को पहले समझेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।